आप सभी साथियों को एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो रीट की पात्रता परीक्षा है उसके मॉडल पेपर हैं वो कर रहे हैं। आज का हमारा जो मॉडल पेपर नंबर है वो 19 नंबर का सामाजिक अध्ययन का मॉडल है। हम इसकी वो चर्चा करेंगे। तो ये अब है, हमें ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, कहाँ दिन बचे हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई को है वो अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है। तो आइए हम चलते हैं हमारे मॉडल पेपर की ओर। सामाजिक अध्ययन को हम सबसे पहले करने वाले हैं और इसके 60 प्रश्न है वो होने वाले हैं। पहला प्रश्न यानी 91 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। राजस्थान की कौन सी सभ्यता से तांबा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। आठ सभ्यता, ईसवाल सभ्यता या गिणेश्वर सभ्यता या बालासल सभ्यता। तो गिणेश्वर जो सभ्यता है वहाँ से तांबा है वो भेजा जाता था। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है तलवारबंदी और चंवरीकर, यानी एक तो तलवारबंदी और चंवरीकर का संबंध किस आंदोलन से था। बेंगू किसान आंदोलन से, बिचौलिया किसान आंदोलन से या बड़ किसान आंदोलन से या अलवर किसान आंदोलन से। तो तलवार बंधाई कर है वो बिचौलिया किसान आंदोलन से शुरू होता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां किस दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में, गागरोन में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो इनकी कल्ला जी राठौड़ है, जयमल है, इनकी छतरियां है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे पुराना समय अंकित जो मंदिर है वो कौन सा है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर या अद्भुतनाथ मंदिर या कुंसवा मंदिर या एकलिंग मंदिर। तो तिथियों से युक्त सबसे पुराना मंदिर है वो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है राजस्थान नगर निर्माण योजना की आंखों देखी जानकारी किस ग्रंथ के अंदर है। जयपुर नगर निर्माण की योजना आंखों देखी किसके अंदर है प्राप्त होती है। मानचित्र रासों के अंदर, प्रताप रासों में, बुद्धि विलास रासों में या वंश भास्कर के अंदर। तो हमें जो बुद्धि विलास रासो है उसके अंदर जयपुर के निर्माण की आंखों देखा हुआ वर्णन है वो मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला हरी मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरी मेथी उत्पादन के लिए कौन सा जिला है वो महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है। नागौर है, चूरू है, पाली है, अजमेर है। हरी जो मेथी है वो नागौर है उसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। जयपुर में, सीकर में, अजमेर में या भीलवाड़ा के अंदर। जो फेल्सपार है वो अजमेर के अंदर होता है। हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हम जब 10वीं और 12वीं क्लास में जब थे उस समय में फेल होने का बहुत डर था। और फेल होने के लिए जो एग्ज़ाम का बोर्ड है, यानी एग्ज़ाम कहाँ से रिजल्ट अजमेर से होता है, तो फेल होने का डर अजमेर से। फेल्सपार इस तरीके से याद है वो रख सकते हैं। तो अजमेर इसका राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 बाड़मेर के किस क्षेत्र को कच्चा तेल निकाला, किस क्षेत्र से कच्चा तेल निकाला जा रहा है। सांचौर से, तनोट से, बायतू से या उपयुक्त सभी थे। तो कहाँ से निकाला जा रहा है, बायतू से निकाला जा रहा है, वर्तमान की बात हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 सिंचाई की जल संरक्षण की दृष्टि से उत्तम विधि कौन सी है। पाइप द्वारा सिंचाई योजना, पक्की नालियों के द्वारा सिंचाई करना या कच्ची नालियों के द्वारा या बूंद बूंद। तो बूंद बूंद जो सिंचाई होती है वो संरक्षण की उत्तम विधि है। पानी है वो अधिक है वो नहीं खपत होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना प्रतिशत है वो बालुका स्तूप के रूप में रहित है। बालुका स्तूप रहित क्षेत्र पूछा है हमें। 17.7%, 18.6%, 16.3% या 41.5%। तो 41.5% है वो मरुस्थलीय भागों से रहित स्तूपों के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक नियोजन, उत्तम कक्ष की जांच, सामाजिक विकास, छात्रों के ज्ञान की जांच। तो निम्नलिखित में से जो सामाजिक का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह कौन सा होता है। तो सामाजिक विकास होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है मूल्यांकन की प्रक्रिया का मुख्य तत्व है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव। और मूल्यांकन के साधन उपयुक्त सभी, उद्देश्य भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है और मूल्यांकन के साधन भी होते हैं। इस प्रकार जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है निम्न में से किलपेट्रिक के द्वारा प्रदत्त परियोजना नहीं है।
किल पेट्रिक के द्वारा प्रयोजना नहीं है, अनुभवात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक या कलात्मक। तो कौन सी है वो किल पेट्रिक के द्वारा नहीं है, तो अनुभवात्मक है वो नहीं है किल पेट्रिक की। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, या विद्यालय केंद्रित होनी चाहिए, समाज केंद्रित होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक है, हम पाठ्य पुस्तक से बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का निर्माण होना चाहिए। तो ये बाल केंद्रित है वो पाठ्य पुस्तक है होनी चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105 है, निम्न में से कौन सा त्रिआयामी माध्यम नहीं है। त्रिआयामी माध्यम हमने बार बार है जॉन डीवी का चर्चा कर रहे हैं। पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक हो गया, शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया। तो प्रतिमा, होलोग्राम, ग्राफ या स्लाइड, तो कौन सा है वो नहीं होता है, तो ग्राफ है वो नहीं होता है। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, परीक्षा उपागम आधारित है। परीक्षा उपागम आधारित सकारात्मक अनुसंधान के ऊपर, नकारात्मक अनुसंधान के ऊपर, या सृजनात्मकता अनुसंधान के ऊपर, या उपयुक्त सभी के ऊपर। तो यह सृजनात्मकता के ऊपर है, तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, उत्तम प्रकार का जो चिंतन है, हमें किस प्रकार का उत्तम प्रकार का चिंतन किसे माना जाता है, जिसके अंदर तार्किक तर्क किए जाते हैं उसे उत्तम चिंतन है वो कहते हैं। तो ऑप्शनों की ओर हम रुख करते हैं। पहला ऑप्शन है निर्देशित चिंतन। दूसरा, पहला निर्देशित चिंतन प्रावर्ती चिंतन को या काल्पनिक चिंतन को, तो या तार्किक चिंतन को। तो किस चिंतन को माना जाता है, तार्किक चिंतन होता है वो उत्तम चिंतन की श्रेणी के अंदर है वो आता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 108 है, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे किस प्रकार से, उन्हें दंड देकर के। देखिए, दंड का प्रयोग है वो साइकोलॉजी के अंदर है वो वर्जित है। तो हमें दंड का कहीं पर भी आ जाए उस ऑप्शन को सबसे पहले कट कर देना है। उसे घर भेज देंगे नहीं, उसे देरी आने के कारण को जानेंगे, या उसके अभिभावकों को पत्र लिखेंगे। तो हम देरी आने का कारण है उसको जानेंगे, क्योंकि बच्चा देर स्कूल में आया किस कारण से है। इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है, जब बालकों की विषय में रुचि हो या शिक्षा बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप दी गई हो, या एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जा रहा हो, या अध्यापक को विषय का ज्ञान हो। तो एक प्रभावी शिक्षण है वो विद्यार्थियों के लिए कब है वो कारगर होता है। तो इसका हमें होना चाहिए कि शिक्षकों के मानसिक स्तर के अनुसार उन्हें शिक्षा का देना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, सामाजिक अध्ययन बालकों में समझ विकसित करता है, मूल्यों को प्रतिस्थापित करता है, दक्षताएं लाता है। तो सामाजिक अध्ययन है वो बालकों के अंदर समझ विकसित भी करता है, प्रतिस्थापित मूल्यों का एक के साथ दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है वो भी स्थापित करता है, दक्षताएं भी लाता है। तो उपयुक्त सभी है, इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव, डॉक्टर सुभाष कश्यप, या डॉक्टर अर्नेस्ट वारकर, या के.एम. मुंशी। तो भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय कुंजी कहने वाले अर्नेस्ट वारकर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो किसके अंदर होगी, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 19I में, या अनुच्छेद 25 में, या अनुच्छेद 17 के अंदर। तो हमें किसके अंदर है वो प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 19I के अंदर है वो मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, वह नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में स्थान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला वह है, यानी नीति निर्देशक तत्व कौन सा है जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थान दिया गया था। पर्यावरण की रक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उपयोगों को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर भाव बढ़ना। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कौन सा नीति निर्देशक तत्व रहा है, तो पर्यावरण की रक्षा करना है वो रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, या नागरिकता। भारतीय संविधान का कौन सा अंग है वो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने की प्रेरणा हमें देता है, तो वो नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हमें सामाजिक बनने की ओर अग्रसर करता है। तो ये हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, नीति निर्देशक तत्वों से हमें मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन, या 74वें संविधान संशोधन, या 73वें संविधान संशोधन। 73वें और 74वें यह पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। बच गए 42वें और 91वें संविधान संशोधन। तो हमें इनमें से छांटना है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, राष्ट्रपति राज्य से संबंधित विधायकों पर वीटो का प्रयोग अनुच्छेद के तहत करेगा, यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति राज्य से संबंधित
वीटो का पावर है, विधायकों के ऊपर है, वो करेगा। तो अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 123 में या अनुच्छेद 201 में। तो अनुच्छेद 201 है, इसके अंदर है वो वीटो का प्रयोग है वो करता है। राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है, हमें इसको भी ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। 200 अनुच्छेद और 201 अनुच्छेद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। प्रश्न नंबर 117 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा के ऊपर या मकर रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर या इनमें से कोई नहीं। तो 1 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वो विषुवत रेखा के ऊपर है, वो सर्वाधिक दूरी देखने को मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक होती है? 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष का सदस्य है वो होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा है वो होती है? तो राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की संख्या है वो कितनी है? 18 विषय हैं, 28 विषय हैं, 29 विषय हैं या 5 विषय हैं? हमें पंचायतों से संबंधित पूछा है और 11वीं अनुसूची के अंदर है वो संकलित किए गए हैं, तो उनकी 29 विषय हैं वो आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, पृथ्वी की अपने अक्ष कक्षा में गति किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है वो गति करती है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, उपयुक्त सभी। तो क्या पूछा हमें? सत्य कथन है वो हमें इसमें से छांटता है, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा, क्योंकि वायुदाब अधिकतम होता है सागर तल के ऊपर, वायुदाब मिलीबार के अंदर मापा जाता है, वायुदाब 2 बार घटता है किसी स्थान पर और 2 बार ही घटता और बढ़ता रहता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 कहाँ आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल में, क्योटो में, वियना में या वार्सा में? तो कहाँ पर कौन सा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है? 2013 की बात यहाँ पर चल रही है, तो वर्षा के अंदर है हुआ था। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती है? विषुवतीय निम्न दाबों पे, ध्रुवीय उच्च दाब से या उपोष्ण उच्च दाब से या उभोध्रुवी निम्न दाब से? तो व्यापारिक पवनें हैं वो कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात पवन संचलन दक्षिणावर्ती होता है। नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों हैं, या न तो 1 है और न 2 सही है। तो चक्रवात एक निम्न दाब तो नहीं होता है, उच्च दाब से चक्रवातों का निर्माण होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की पवनों का संचलन है वो दक्षिणावर्ती हो जाता है, बिल्कुल यह सही है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है, केवल दूसरा है वो सही है, तो इसका दूसरा है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1944 में, 1950 में या 1947 में? भारतीय जीवन बीमा की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1956 के अंदर देखने को मिलती है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, मृदा निर्माण मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अपक्षय के द्वारा, अपरदन के द्वारा, भूकंप के द्वारा या ज्वालामुखी के द्वारा? मृदा का निर्माण है वो अपक्षय के द्वारा होता है, और ये मृदा के क्या होते हैं? मृदा को भूसंकलन करने के कारण ये होते हैं। ये मृदा के ऊपर की जो प्रति की जो भूमि है उसको बनाए हुए नहीं रखते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, भूसंकलन के द्वारा। प्रश्न नंबर 128 है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाना, या बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, या लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना? तो भूमि विकास बैंक का जो प्रमुख कर्तव्य या प्रमुख कार्य है उनमें हमें ये सत्य कथन है वो पूछा है। तो उसका दीर्घकालीन ऋण है वो कृषकों को उपलब्ध करवाते हैं, तो दीर्घकालीन ऋण है उपलब्ध करवाते हैं, तो पहले ऑप्शन में है सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 129 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? किसकी बात? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध के अंदर हराया था ये पूछा है। सिवाना के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, खानवा के युद्ध में या खातौली के युद्ध में? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध के अंदर है वो हराया था, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, कॉफी उत्पादन में भारत किस स्थान पर विश्व के अंदर कौन सा स्थान रखता है कॉफी उत्पादन के लिए? और भारत की बात है वो कर रहा है, तो प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर या तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान के ऊपर? तो भारत है वो तीसरे स्थान के ऊपर है कॉफी उत्पादन के लिए, तो इसका
तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 131 है, भारत का सबसे उत्तरी स्थान इंदिरा कोल स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी स्थान की बात कर रहा है इंदिरा कोल। यहाँ पर हमें बात कर रहा है कि यहाँ पर है, यहाँ पर इन टापुओं के अंदर उत्तरी स्थान है। यहाँ पर हमें पूछा है तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तमिलनाडु में या गुजरात के अंदर। तो उत्तर की हमें बात कर रहा है, सॉरी उत्तर में बात कर रहा है, मैंने दक्षिण की बात कर ली। तो हमें यहाँ पर है वो पूछा है यहाँ वाले स्थान के ऊपर, तो कहाँ पर है वो हो जाएगा तो लद्दाख के अंदर है। ये होता है दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तरी हिस्से की है वो बात है हमारे पास कर रही है, आप यहाँ की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लद्दाख, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, शिवालय की अत्यधिक कटी फटी और दक्षिणी ढलानों को किस राज्यों में चौ के नाम से जाना जाता है। यानी शिवालय की अत्यधिक कटी फटी और दक्षिणी ढालों को किस राज्यों में नाम से जाना जाता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा। तो पंजाब के अंदर है वो इसको जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, पी कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय मानसून का संबंध किससे है? एल नीनो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तिब्बत का पठार या निम्न अक्षांशीय ऊपरी वायु गति। तो पी कोटेश्वरम है तो भारतीय मानसून का संबंध है वो किससे है, ये हमें ये पूछा है, तो ये तिब्बत का पठार है वहाँ से रहा है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, निम्न में से किस प्रकार के पवनों में एबोनी तथा सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं? एक तो एबोनी और एक सिनकोना है, वो वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? डेल्टाई वनों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में या उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों के अंदर। तो एबोनी और जो सिनकोनी वन है वो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों के अंदर है वो पाया जाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 की ओर चलते हैं, भारत में सर्वाधिक हीरो निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? हीरो की बात करें, हीरो की खान है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर निकाला जाता है? गोलकुंड कर्नाटक से, पन्ना मध्य प्रदेश से, कोलार कर्नाटक से या बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो कहाँ से निकाला जाता है? पन्ना मध्य प्रदेश से है, वो सबसे बड़ी हीरे की खान है पन्ना मध्य प्रदेश में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, रैदास सेना कबीरदास किसके अनुयायी थे? नामदेव के, नामानुज के, रामानंद के या वल्लभाचार्य की। तो किसके अनुयायी थे? रामानंद जी के अनुयायी थे, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन या दुलथम्बन की उपाधि दी गई थी? राव गज सिंह को, राव सूर सिंह को, राव उदय सिंह को या राव जसवंत सिंह को। मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि है वो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गज सिंह को ये उपाधि दी गई थी, तो इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, सुभाष चंद्र बोस ने किस जगह आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? बर्मा में, सिंगापुर में, जर्मन में या जापान के अंदर? भारत की अस्थायी सरकार का गठन है वो कहाँ पर है वो किया गया था? तो सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने है वो किया था, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या हो गया? प्रश्न नंबर 139 है, 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार से नेतृत्व किसने संभाला था? गोधूम कंवर के द्वारा, नाना साहेब के द्वारा, बेगम हजरत महल के द्वारा या वाकुवर सिंह के द्वारा? हमें किसका पूछा है? बिहार का नेतृत्व है वो भी कब? 1857 की क्रांति के समय किसने संभाला था? तो वाऊ कंवर सिंह के द्वारा यह संभाला गया था, तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, प्रश्न नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 का केंद्र है वो नहीं है? कौन सा स्थल है जो 1857 की क्रांति से संबंधित है वो राजस्थान में नहीं रखता है? अजमेर, नीमच, बयाना और अववा, यानी उस समय नहीं रखता था, क्रांति का केंद्र नहीं था, तो बयाना है वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था, तो कौन सा? बयाना नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने के प्रमाण हमें मिलते हैं? रोपड़ से, कालीबंगा से, चुहंदड़ों से या धोलावीरा से? क्या मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने के प्रमाण हैं वो देखे गए हैं? तो चुहंदड़ों से हमें देखने को मिलते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, असुमेलित युगम है, इनमें से कौन सा गलत है वो युगम है? मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है, चक्री नृत्य कंजरों के द्वारा, चरी नृत्य गुज्जरों के द्वारा, मावलिया नृत्य है वो ग्रासियों के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा? हमारा जो चौथा ऑप्शन है, मावलिया नृत्य ग्रासियों के द्वारा नहीं किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 143 है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद के अंदर मिलता है? चारों आश्रम है, इसका उल्लेख है सबसे पहले कौन सी उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है? बृहदारण्य को उपनिषद के अंदर, छांदोग्य उपनिषद के अंदर या मुंडकोपनिषद के अंदर या जाबालो उपनिषद के अंदर? तो चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले है जाबालो उपनिषद के अंदर है वो देखने को मिलता है, तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, खेड़ापा जोधपुर में रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दरियाब जी, रामदास जी, हरिदास जी
या रामचरण जी। खेडापा जोधपुर के अंदर कौन से राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक हैं? वो रामदास जी थे। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल के अंदर किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त काल में, महाजनपद काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? तो कहाँ पर है, किसका पूछा? जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वो मौर्य काल के अंदर किया गया था। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास से संबंधित नहीं है? हमें हाँ और नहीं को गोला करते हुए चलना है। ऋतुसंहार, मेघदूत, शिशुपाल वध, कुमार संभव। तो कालिदास जी का जो ग्रंथ है वो इनमें से कौन सा नहीं? शिशुपाल वध है वो इनका ग्रंथ है, वो नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147 है, 1818 ईस्वी में मराठों से सुरक्षित के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले बूंदी का शासक कौन था? कौन सा बूंदी का शासक जो 1818 ईस्वी के अंदर मराठों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी? विष्णु सिंह हैं, बरसिंह हैं, बुद्ध सिंह हैं या इनमें से कोई नहीं? तो किसने की थी? विष्णु सिंह ने सबसे पहले बूंदी का शासक था। मराठों के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी के अंदर है वो संधि है इन्होंने कर ली थी। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, निम्न में से किसको राणो रासो कहा जाता है? राणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को या बप्पा रावल को? तो राणो रासो है वो किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, निम्नलिखित में से किस उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किसने ये उपाधि है वो धारण की थी? किस शासक ने ये उपाधि धारण की? प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? ऐसे ये प्रश्न है, टाइपिंग मिस्टेक इसके अंदर हुई है। भोज ने, नागभट्ट, यानी हमें आदिवराह उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक है ये हमें प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर हमें देना है। नागभट्ट प्रथम ने, भोज ने, नागभट्ट द्वितीय ने या देवराज ने? तो आदिवराह की उपाधि धारण करने वाले नागभट्ट द्वितीय रहे हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 150 है, कंबोडिया का सर्वश्रेष्ठ स्मारक कौन सा माना जाता है? अंगकोर वाट का मंदिर, आनंद मंदिर, विष्णु मंदिर या बाराभद्र का मंदिर? तो अंगकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया के अंदर सबसे उत्तम मंदिर है वो माना जाता है। तो ये हमने सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न हैं वो किए हैं और मैं आपको ये आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप इन मॉडल पेपरों को रोज़ाना देखते रहे, अपना निरीक्षण करते रहे। मैं जिस दिन एग्ज़ाम होगी उससे अगले दिन आपको यहाँ से यह बता दूंगा कि इस मॉडल पेपर से ये प्रश्न आया है। तो आपकी रीड है वो इन्हीं मॉडल पेपरों से हो जाएगी। तो आगे अगले की हम प्रश्नों की, यानी हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया है? वॉटसन ने, करो एंड करो ने, वुडवर्थ ने या मैकडूगल ने? तो किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक मनोविज्ञान है वो कहा है? तो वॉटसन ने कहा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, अभिवृद्धि के बारे में असत्य कथन है। अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से होता है। अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि से हमें असत्य कथन है वो पूछा है। अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा विकल्प का नियम, कौन सा विकास का नियम नहीं है? ये हमें पूछा है। विकास कर्म की एकरूपता का नियम बिल्कुल होता है। निरंतरता चलती रहती है। विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो बिल्कुल चलता है लेकिन भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी की जा सकती है, यह इसका हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, फ्राइड महोदय के अनुसार कभी कभी बच्चा अपने ही रूप में सम्मोहित होकर के अपने आप से प्रेम करने लगता है। मनोविज्ञान की भाषा में फ्राइड ने क्या नाम दिया है? लिबिडो, सेसो कामुकता, नार्सिज्म या मूल प्रवृत्ति? तो अपने आप से प्रेम करना नार्सिज्म है वो कहलाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। लिबिडो है वो काम प्रवृत्ति के लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। शेष अवस्था में कामुकता का है वो प्रयोग है, पाया जाता है, इन्होंने यह भी बताया। और मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात है, होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसकी रचना है? कोलबर्ग की है, फ्राइड की है, जीन पियाजे की है या एरिक्सन की है? तो ये एरिक्सन की है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी है या एरिक्सन महोदय की है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था है वह असंगत अवस्था इसके अंदर दी हुई? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो इन्होंने नहीं दी है। तो प्री ऑपरेशनल है
यह इनके द्वारा है वो नहीं दी गई है। इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। अगला यानी 7वां प्रश्न है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का निर्माणकारी काल या सीखने का और सीखने का आदर्श काल। बिल्कुल होता है, जीवन का निर्माण काल है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस विचारक का मानना है कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना पाई जाती है, 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी समयों का विकास हो जाता है। जॉन वाटसन, ब्रिजिस, थॉर्नडाइक या मेस्लो। कौन से हैं वो जीवन के समय सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना है, वो तो ब्रिजिस कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन है स्किनर का, गेट्स व अन्य का, गिलफोर्ड का या वुडवर्थ का। तो प्रगतिशील व्यवहार का व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। तो यह स्किनर ने कहा कि उत्तरोत्तर प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, अधिगम की विशेषताओं में शामिल है। अधिगम की विशेषताओं के अंदर कौन सा अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के अंदर सहायक होता है, यह भी सही है। अधिगम में समय लगता है, तुरंत नहीं होता है, यह भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सही, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम के सोपानों में शामिल नहीं है। अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, लक्ष्य और तैयारी, अधिगम के जो सोपान है उसके अंदर तैयारी है वो नहीं होता है शामिल। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार है संप्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, विभेदी अधिगम। सभी है, रॉबर्ट एम गेने का सभी हैं ये। उपयुक्त सभी कहाँ पर है, उपयुक्त सभी वाला सही होगा, यानी चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियमों में कौन सा मुख्य नियम है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, शास्त्रीय परिवर्तन का नियम या आत्मीकरण का नियम या संतोष असंतोष का नियम। तो संतोष असंतोष का नियम मुख्य हैं और ये तीनों नियम हैं ये कैसे हैं, ये गौण नियम है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर है, वर्दीमर है, पावलो है या अल्बर्ट बांडुर है। कार्यात्मक प्रतिबंध सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो स्किनर रहे हैं, यानी पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में असंगत पूछा है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती है, यह भी सही है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं, सभी जगह प्रदर्शित होती है, यह भी सही है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, यह कहा होती है, नहीं ये नहीं होती। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो गलत हो गया। तो हमें यही पूछा है, संगत पूछा है, तो इसका चौथा है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मेस्लो ने अपने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आवश्यकता का प्रकार है वो नहीं बताया है। समान की आवश्यकता, ध्येय की आवश्यकता, असुरक्षा की आवश्यकता, संबंधता की आवश्यकता। तो इन्होंने असुरक्षा की आवश्यकता, संबंधता की आवश्यकता कौन सा है, वो असुरक्षा की आवश्यकता नहीं बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता है इन्होंने बताया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है सामाजिक, आयतकार, लंबाकार या बी और सी दोनों। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार है वो बताए हैं, आयताकार और लंबाकार है वो बताए हैं, सामाजिक है यह क्रेशनर का दिया हुआ है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, व्यक्तित्व मापन की समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं। व्यक्तित्व मापन की जो समाज मिति विधि है वो किसने दी है? जेएल मोरेनो ने, हरमन रोसा ने, मॉर्गन व मुर्रे ने, लियोपोल्ड बेलग ने। तो समाज मिति विधि है इसके जेएल मोरेनो है वो प्रवर्तक रहे हैं। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, डॉक्टर, वकील, चित्रकार इनमें किस प्रकार की बुद्धि है वो पाई जाती है? गामक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि। तो डॉक्टर, वकील इन सब के अंदर है वो अमूर्त बुद्धि है वो पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, थ्रस्टन के समूह तत्व का सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की मानसिक योग्यता नहीं है। पर्यवेक्षण की योग्यता, पर्यवेक्षण की योग्यता या अतार्किकता की योग्यता या शाब्दिक योग्यता या अंक योग्यता। तो थ्रस्टर के अनुसार कौन सी योग्यता है वो नहीं है, अतार्किक योग्यता है वो इन्होंने इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है? अध्यापकों के कार्यों का मूल्यांकन, छात्रों का वर्गीकरण करने में, असामाजिक छात्रों का पता लगाने के अंदर, यानी बुद्धि परीक्षणों का जो बुद्धि परीक्षण है उसकी उपयोगिता है वो कैसी होती है? तो अध्यापकों का मूल्यांकन का कार्य होता है छात्रों का वर्गीकरण करने में, और छात्र असामान्य छात्र होते हैं उसका पता लगाने के लिए। इस प्रकार हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है उच्च आकांक्षा, आत्म मूल्यांकन की क्षमता, व्यवसाय में असंतुष्टि, आत्म सुरक्षा का ज्ञान होना। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता इनमें से नहीं है या गुण है वो हमें पूछा है। तो असंतुष्टि है, इसके अंदर संतुष्टि होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, बालक में बुरी आदतों के विकास
विकसित होने का मुख्य कारण होता है। पारिवारिक झगड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक तुष्टिकरण भी होता है, बालक का एकांकीपन भी होता है। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में असत्य हमें पूछा है? रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण का प्रतिबिंबित नहीं है। ये तही नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये इसके ऊपर है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ योग्यताओं और अभियक क्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। तो इसके अंदर रुचियाँ आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबंध नहीं होती है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो पूछा है। किसके बारे में? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग है, वो किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरा है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसके तहत किया जाता है। व्यापक स्तर के ऊपर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका यह गलत हो गया। यह शिक्षा व्यवसायी लोगों की शिक्षा के द्वारा, ये भी सही है, किसी विशिष्ट समाधान के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है वो व्यापक स्तर के ऊपर निर्णय लेने के लिए सूचना का संकलन का कार्य है, वो इसका नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को, 1 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को या 1 अप्रैल 2008 को? तो 1 अप्रैल 2010 को है, वो RT एक्ट 2009 की ये बात कर रहा है। RT एक्ट 2009 से ये है, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाकलापों की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित में से सूचीबद्ध किया गया है। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, या महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है वो करना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है यहाँ पर। सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, या सभी विषयों का मूल्यांकन है वो करना। तो शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी इसके अंदर मूल्यांकन है वो किया जाता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक या नकारात्मक अभिप्रेरण। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा होती है, अभिप्रेरणा के किस संदर्भ के अंदर है? कौन से संदर्भ के अंदर हम रखेंगे? तो स्वाभाविक का स्नेह प्राप्त करना, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ये पूछा में हाँ और नहीं का ध्यान रखना है। क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन की प्रति नापसंदगी, विद्यार्थियों के द्वारा विच्छेदन को सीखना, या स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते को बंद कर लेना। तो स्कूल की घंटी बजने पर बस्ता बंद कर लेना ये किसका है? यह इवान पी पाउलो का है, यह पाउलो का है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब हम हिंदी भाषा, पहली हिंदी की हम कितने प्रश्न करने वाले हैं? 30 प्रश्न हूबहू मॉडल पेपर, हम जैसा रीड के अंदर आएगा वैसा का वैसा मॉडल पेपर बना करके आप सभी के सामने ये लिया गया है। तो पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी में मोहन बाजार जा रहा था, वाक्य के अंदर उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? मोहन है, घूमना है, बाजार है या खरीदारी है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है मोहन है, तो मोहन जा रहा है, मेन उद्देश्य कौन है? मोहन है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य पूछा है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, मिश्र वाक्य और एक संज्ञा उपवाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। मेरे पास ये गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि से जुड़ा हुआ वाक्य किस में आएगा? संज्ञा। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर से, जब और तब क्रिया हो रही है, यहाँ पर कविता ने कहा कि, तो जब और तब क्रिया हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, वह जहाँ चाहे मुझे क्या लेना देना। वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना कैसा वाक्य है? वह जहाँ चाहे जहाँ मुझे क्या लेना देना, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त मिश्र वाक्य। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, किस कर्म में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? अन्याय करना, बीमारी को बढ़ावा देना, जानबूझकर अन्याय करना या गंदगी को आमंत्रण देना। तो जीवती मक्खी, जिसे हम कहते हैं जीती मक्खी, जो मक्खी है वो निगल गया, यानी जानबूझ करके अन्याय कर रहा है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, जिसका काम उसी को साझे, लोकोक्ति का सही क्रम होगा। काम करने वाला ही सुशोभित होता है। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरीके से कर सकता है। जिसका जो कार्य है किया जाए वही करे, अच्छा काम सजता है। तो इसका मतलब जिसका जो कार्य है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जा सकता है। दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि,
या अनुकरण विधि या सूत्र विधि। तो चारों भाषाई कौशलों के विकास के लिए कौन सी विधि का अनुकरण विधि का है वो किया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है, ये पूछा है। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। यह शिक्षण अधिगम अधिक स्वतंत्र है, वो नहीं देती। तो इसका दोष है वो एक नहीं है, तो पहला ही है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर इसकी विशेषता है, ये इसका गुण है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल का संबंध है। किसने कहा यह? कौशल के संबंध में ये किसने कहा है? शेक्सपियर ने, अरस्तु ने, या रायबर ने, या बेकर ने? तो बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है और लिखना है मनुष्य को शुद्ध बनाता है। यह कौशल के संबंध में है, वो अरस्तु के द्वारा कहा गया कथन है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी रूप बल दिया गया था राधा कृष्ण आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, या मुदालियर आयोग के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुदालियर आयोग है इनके द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी रूप से बल दिया गया। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक सर्वे सामग्री, या दृश्य और सर्वे सामग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो चित्र विस्तारक होता है वो एक दृश्य सामग्री के रूप में आता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, स्वगति, स्वयं मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि संबंधित विधि है। प्रत्यक्ष विधि की, अभिक्रमित अनुदेशन विधि की, या श्रुति अभ्यास विधि की, या निगमन विधि की? तो यह अभिक्रमित अनुदेशन की विधि के हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख, या इनमें से कोई नहीं। जैसा है वैसा का वैसा ही अनुलेख होता है पीछे पीछे। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को एक दूसरे के पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर के एक इकाई बनती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? पाठ्य योजना से, शिक्षण विधियों से, इकाई योजना से, या शिक्षण कौशल से? तो यह एक इकाई योजना से है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, कक्षा 7 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? अच्छे साहित्य के प्रकाश में लेखक, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा का प्रयोग की क्षमता, बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि, या बच्चों के भाषा का प्रयोग का स्तर। तो हम कक्षा 7 के बच्चों को अगर साहित्य का चयन कर रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार का है वो चयन करेंगे? तो बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा का प्रयोग किस प्रकार की क्षमता है उनके अंदर, उसका हम चयन, उसको देखते हुए हम चयन करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, आलम है वो अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा FM की चर्चा करता है। इसका मुख्य कारण है सिनेमा FM बच्चों को अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों को FM पर प्रसारित गीत पसंद है। बच्चों को संचार माध्यम के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। बच्चे सिनेमा देखना पसंद करते हैं। देखिए बच्चों को पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। सिनेमा FM बच्चों की अनुभव संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अनुभवों के द्वारा सीखा जाता है बच्चों का। तो चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, यह है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। केवल शिक्षण पद्धति है, केवल समय बताना है। तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये सीखने सिखाने के आकलन के जो तरीके होते हैं ये। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। किसके ऊपर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है? समस्याओं की पहचानों पर, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या बच्चों को सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या समस्या के कारणों की सही पहचान। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है वो मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती है? ये हमें देखने को मिलता है। तो समस्याओं के कारणों की पहचान होती है वहाँ के ऊपर, समस्याओं की पहचान नहीं, उसके कारणों की पहचान कि कौन से कारण है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, वाचिक अभिनय के द्वारा यानी बोलना अभिनय के द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है अध्यापक के द्वारा नाटक वाचन करना, छात्र के द्वारा नाटक वाचन करना, अध्यापक के द्वारा नाटक अभिनय करना, या कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों का संवाद करना। तो कवि जो वाचक अभिनय के माध्यम से कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों का संवाद करना है वो वाचक अभिनय शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्वारा अभिवेदन के द्विकालखंड योजना में मेबल सिंपल ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई है? 40 मिनट की, 50 मिनट की, 60 मिनट की, या 75 मिनट की? तो कितने समय की इन्होंने 60 मिनट की योजना है वो बनाई थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन है हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 50 है, जिस प्रक्रिया में यह पता लगाया जा सकता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है वह प्रक्रिया कहलाती है? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, या उपचारात्मक कार्य? तो वह किस प्रकार का होगा? निदानात्मक कार्य हो जाएगा। उसकी कमजोरी का पता है वो लगा चुके हैं। उपचार उसका बाद में हम कौन सी उसको किस तरीके से हमें पढ़ाना है वह उसके उपचार से लेके अंदर है वो हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें
अच्छा, गद्यांश से प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 51 है, पूर्वज शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पूर्वज के अंदर कौन सा प्रत्यय है? अ, ता, जय या अज। तो पूर्वज के अंदर है वो किस प्रकार का है? तो जय है, पूर्व प्लस जय पूर्वज हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम? वह पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, गुरुत्वाकर्षण पद का संधि विच्छेद है। गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरु प्लस त्वा प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा प्लस कर्षण, यहाँ पर गुरुत्वा प्लस क के बीच में है वो प्लस है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण है, इसका गुरुत्व प्लस आकर्षण हो जाता है, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, विद्यार्थी शब्द में समास का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास या पदांत तत्पुरुष समास? तो विद्यार्थी शब्द है, इसके अंदर कर्म तत्पुरुष समास है, इसका प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से अव्यय शब्द कौन सा है? व्यक्ति, आज, मानव या उपयुक्त सभी। अव्यय का मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो, जिसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़े, तो आज होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 56 की ओर चलते हैं। चांद में चरखा काटती बुढ़िया को देखना वाक्य का निरूपित कर्म करता है। लेखक की कल्पनाशीलता, लेखक की भावाभिव्यक्ति, लेखक की भावुकता या लेखक की सदाशयता? चांद में चरखा काटती बुढ़िया को देखना, या चांद के अंदर, ऊपर जो चांद है उसके अंदर नीचे काट रही है, नीचे है एक बुढ़िया चरखा काट रही है, और उसको लेखक की कल्पना देखिए आप, वो चांद के अंदर है, उनको देख लिया है कि एक बुढ़िया है वो चरखा काट रही है। तो कितनी महान बात है। तो लेखक की जो भावुकता होती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, कवि, लेखक, दार्शनिक एक दूसरे की दृष्टि भी लिए होते हैं। वाक्य के काल को प्रदर्शित किया गया है, एक दृष्टि के लिए होते हैं है आया तो सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल? तो लिए हुए हैं, अभी हैं, मौजूद हैं, तो वर्तमान काल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 58 है, खालिस्तान दे रखा है। समय का काल्पनिक विभाजन आज कितना यथार्थ को रेखांकित कर रखा है, उपयोगी हो गया। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है? वास्तविक का, सत्य का, या वास्तविकता का, या तात्विक का? तो किसका प्रयोग है यहाँ पर हम करेंगे? तो वास्तविक का प्रयोग होंगे। वास्तविक समय का काल्पनिक विभाजन आज कितना यथार्थ और उपयोगी हो गया, तो इसका पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है? समय है, काल है, तंत्र है या गति है? तो गति है वो स्त्रीलिंग है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त बहुवचन कौन सा है? क्षेत्र है, कवि है, चांद है या दर्शन है? दर्शन है वो बहुवचन है, दर्शन है। आंसू है, होश है, हस्ताक्षर है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसके अंदर हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। तो ये हमने हिंदी के 30 प्रश्न है वो कर लिए हैं। अब हम दूसरी भाषा यानी संस्कृत के हम प्रश्न है वो करने वाले हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हुए प्रश्न करेंगे। तो गद्यांश का पहला प्रश्न है वह है कि विज्ञानेन इत्यतर पदम कै संधि? इसके अंदर कौन सी संधि है? विज्ञानेन के अंदर है अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, गुण संधि या वर्दी संधि? तो इसके अंदर वर्दी संधि है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 62 है, पश्याम इति पदम लट लकार परिवर्तते? तो पश्याम, इसको लट लकार के अंदर हमें परिवर्तन करना है। पश्यसी, पश्येम, अपश्याम या दर्श्याम? तो हमें लट लकार के अंदर प्रयोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दर्श्याम हो जाएगा, दर्श्याम हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसके अंदर है तो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, सर्वस्मिने संसारे यत्र विषय पदम किम? इसके अंदर विषय पद हमें छांटना है। संसारे, अधुना, प्रभावो या विधे? तो कौन सा हो जाएगा? संसारी है वो विषय पद है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, परिलक्ष्यते इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशत लिखित? परिलक्ष्यता, इसके अंदर गद्यांश शब्द कौन सा है? पश्याम, विद्यते, दर्शे या परिव्याप्त? तो कौन सा, क्या पूछा इसके अंदर? पर्याप्त पद के गद्यांश शब्द है, परिलक्ष्य के अंदर पर्याप्त के अंदर गद्यांश शब्द है वो कौन सा है? तो दर्शते हो जाएगा। पर्याय पद हमें देखना है तो इसका परिलक्ष्य का दृश्य हो जाएगा, पर्याय पूछा है तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, यदा मानव बुद्धिपूर्वकम विशिष्टताम अन्वेष्यति अत्र कर्तव्य पदम किम? संसारी, यदा, बुद्धि, मानव? तो क्या हो जाएगा इसका? मानव हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अब हमें 66 नंबर का प्रश्न है, चाय पे भैज इत्यत्र कै संधि? चाय भैज कौन सी संधि है? चाप्य भैज के अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है,
अनुस्वार प्रसर्ग संधि है या उपयुक्त सभी है। तो इसके अंदर सारी संधि हैं, सभी गुण संधि भी है, यण संधि भी है, अनुस्वार परक विसर्ग संधि भी है, उपयुक्त सभी है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 67 है समरसारम इतिहास है समास विग्रह वर्तते। समरसारम इसका समास विग्रह करना समरसारम का। समरणीन सारम, समरेण सारम, समर से सारम, समरे सारम या समराय सारम। तो समर सारम इसका जो होता है समास विग्रह है वो समस्य सारम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है समाश्रितानाम इत्यत्र प्रकृति प्रतियोत। हमें इसका प्रकृति पर्याय है वो बताना है। समा प्लस श्री प्लस कत, सम प्लस आश्रित प्लस कलस कत, सम प्लस आंग प्लस श्रित प्लस कत, सम प्लस आंग प्लस श्री प्लस कत। तो चौथा ऑप्शन है सम प्लस आंग प्लस श्रित है, ये हो जाता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है श्लोक अस्मिन है किम छंद। श्लोक के अंदर कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, उपजाति या उपेंद्र वज्रा या वसंस्ते। तो श्लोक के अंदर उपजाति छंद है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है केशाम इत्यत्र है कै विभक्ति। केशाम के अंदर कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुवचन, तृतीय द्विवचन, षष्टमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो इसके अंदर षष्टमी बहुवचन, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है ग्राम से पश्चिम रेखांकित पद से शुद्ध रूपम भवेत। ग्राम से पश्चिम इसके अंदर हमें रेखांकित पद है वो पूछा है। तो हम इसके अंदर कौन से पद है वो रेखांकित है वो करेंगे, ताकि यह प्रश्न है रेखांकित पद है भवेत। ग्रामम हम यहाँ कर ग्राम को करेंगे ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, ग्रामी। तो इसके अंदर ग्रामात हो जाएगा, ग्रामात पश्चिम है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है गय का से उच्चारण स्थान, गय का उच्चारण स्थान है कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत। तो गय का कंठ होता है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है वह मुझे पढ़ाती है अस्य संस्कृत अनुवाद वर्ती। इसका संस्कृत अनुवाद करना है। स माँ पाठयति, सह माँ पाठयति और सा माम पाठयति, सा मया पाठयन्ति, सा मया हम पाठयन्ति। तो इसका दूसरा ऑप्शन सा माम पाठयति ये हो जाता है। प्रश्न नंबर 74 है राम गीता लिखती अस्य वाच्य परिवर्तन कर्तव्य। हमें राम गीता इसका वाच्य परिवर्तन करना है। राम गीता लिखती है, राम गीतया लिख्यते, राम गीतया लिख्यते, रामेण गीताम लिख्यते, रामेण गीता लिख्यते। तो रामेण गीता लिख्यते ये हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 की ओर चलते हैं। स प्रातः उत्थायत शने धावती इत्यस्य अव्यय न अस्ति। प्रातः धावती इसके अंदर अव्यय है वो नहीं है, यह पूछा है। धने उत्थान तो इसके अंदर अव्यय है वो धावती नहीं है और सभी अव्यय शब्द हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है छात्रा प्राय सर्वत्र एक है प्रथम भाषाम अथवा तृतीय भाषाम अवगंतु कतुम च काठिन्यम अनुभवन्ति छात्राणाम साहचर्या कै समाचीन उपाय। प्रथम भाषाया संबंध अन्य भाषा शिक्षण। प्रथम भाषा के साथ संबंध, मूल भाषा व्रत्रभि पाठनम, द्वितीय तृतीय भाषा कलासानाम वर्तति, भाषा प्रयोग से अधिक अभ्यास। भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक हम प्रयोग करेंगे तब जाकर के हम कठिन निवारणों का प्रयोग है वो उसके अंदर कर साहित्य स्थापित करेंगे। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है आदर्शवाचनम प्रयोजनम अस्ति। आदर्शवाचन किस लिए किया जाता है? उच्चारण शिक्षण के लिए, त्रुटि संशोधन के लिए, श्रुति लेखन के लिए, कठिन निवारण के लिए। तो उच्चारण का शुद्धिकरण करने के लिए हम इसका उच्चारण शिक्षण के लिए आदर्शवाचन का प्रयोग है वो करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है शीर्षक वाक्येन अभिप्राय अस्ति। शीर्षक वाक्येन का अभिप्राय क्या होता है? निबंध से मुख्याभिप्राय, वाक्य से निबंध से व शीर्षकम, अनुच्छेद से प्रमुख विचार, कस्याम निबंध से प्रलेख से व उपसर्गम। तो कस्याम निबंध से प्रलेख से उपशाम यह हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है पद्य शिक्षण से प्रमुख अंग है। प्रमुख अंग क्या होता है? भाव बोध करना, सरल बोध करना, पठन बोध करना, शब्दों यानी पद्य शिक्षण का भाव का बोध होता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है कश्यापी लक्ष्य है मूल्यांकन संदर्भ है, लक्ष्य कैश है, भाग है संपूर्ण से, लक्ष्य सारांश, पुनरावृत्ति विना प्राप्यते, यत्र से संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना अपि दर्श्यति, भूमिका, मध्य भाग या द्वितीय अनुच्छेद या निष्कर्ष। तो हम निष्कर्ष के ऊपर है, इसका संपूर्ण भाग का है वो सूचना है प्रदान की जाती है। शॉर्ट के रूप में, पुनरावृत्ति के रूप में है वो निष्कर्ष के अंदर है वो दिया जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है निम्नलिखितेषु अनुवाद से रूप नास्ति। कौन सा अनुवाद का रूप नहीं होता? अनुवाद का अक्षर अनुवाद, संग्रंथानुवाद, छायानुवाद
तथ्यानुवाद, तो संग्रंथानुवाद है, ये नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन और सभी है वो होते हैं, ये नहीं होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 है। नाटक शिक्षण से आदर्श नाटक विद्या अनुसारेण, नाटक शिक्षा का आदर्श नाटक है वो किस अनुसार होता है। पहला है अध्यापक वाणिया माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयन करोति। प्रश्ने अध्यापक पात्राणां चरित्र पाठगत भावनं च विश्लेषणं करोति। रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वकम् अभिनीत क्रियते। कक्षायाम एवं छात्रे नाटक से अभिनय करोति। तो इसका हो जाएगा अध्यापक वर्णय माध्यम प्रकार ने अभिनय करोति, अभिनय करवाता है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है। परिप्रशा आधारितमाधिगम केवल शांत छात्रान पेरयति। छात्रान प्रश्नान बहु पश्यन्ति या छात्रे भये चिंतनात्मक प्रोत्साहन ने पश्यन्ति। छात्रेषु रचनात्मक चिंतन पोष्यति। तो छात्र प्रश्नाम बहु पूछयति, प्रश्न अधिगम का होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है। नाम पद केंद्रीकृत उपागम मन्यते इतः अधिगम संगठनात्मकम विद्यार्थिनां रुचि निर्गुणां क्रियते। शैक्षिक तंत्रानुगुणं विषय अनुगुणम अध्यापक से विषया सामर्थ्य अनुगुणम। तो जो नाम केंद्रित उपागम होता है उसके अंदर विषय सामग्री का अनुकरण है वो किया जाता है, अनुग्रहण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है। द्विभाषा कक्षायां शैक्षणिक संभाषणात्मक भाषा रूप प्रयोगार्थ छात्रा निपुणाः भवेयुः इत्यर्थ किम आवश्यकम। द्विभाषा कक्षा है उसके अंदर संभाषणात्मक कक्षा का प्रयोग करना हमें, तो क्या करेंगे। द्विभाषा चलचित्र प्रदर्शित करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। लक्ष्य भाषा अधिकाधिक लेखने के लिए क्या मतलब है, लक्ष्य भाषा भाषणम हम करेंगे, लक्ष्य भाषा पठनम नहीं भाषणम करवाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है। भाषण आंकलन समये अंतः क्रियात्मक कार्य कृतवती इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। आंकलन करते समय क्रियात्मक कार्य किया जाता है, उसका अभिप्राय क्या होता है। विद्यालय से अथवा परिवेश से वर्णन करना, बिल्कुल नहीं होता। विद्यालय और परिवेश से उसे क्या मतलब है आंकलन का। अनेन से दूरभाषा परिचर्या, ये भी नहीं होता। दूरभाषा से अन्य दूरभाषा से कोई मतलब नहीं। विभिन्न वस्तुनाम अथवा स्थानाम अथवा प्रघटनाम तुलना, अन्य के साथ तुलना करना, ये हो सकता है भाई अगले के ऊपर करते हैं। अर्थात अर्थ पर्याप्त निश्चय अन्य साम व प्रतिभागम ग्रहितम प्रयास, नहीं ये नहीं। उसका इस प्रकार इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाता है कि घटनाओं के साथ, अन्य विषय वस्तु के साथ, अन्य स्टार्ट के साथ वो तुलना स्थापित है, वो क्रियात्मक अनुसंधान आकलन के समय है वो करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है। विषय केंद्रित उपागमे अधिगमानुभाव संबंधा भवति। अधिगम का जो संबंध क्या होता है विषय केंद्रित के अंदर। छात्र रुचि भी पाठ्यक्रमेण शैक्षिक प्रविधिना अध्यापक विषय, तो पाठ्यक्रमेण है वो होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भ समयानां समाधानं प्राप्तुम अधिगम शैले महत्वपूर्णां भाषा शिक्षणोपागमार्थम अपिशयाः विशिष्ट स्थानम एतादृश एका भाषा शिक्षण से अधिगम शैली अस्ति। मंत्रणोन्मुखी शैली, शांतिपूर्ण शैली, केंद्रीकृत शैली या उच्च स्तरीय शैली। भाषा शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या समाधान प्राप्त करने के लिए अधिगम की महत्वपूर्ण शैली है वो शिक्षा क्षेत्र के अंदर उपयोग करेंगे, तो वो केंद्रीकृत शैली है, इसका हम प्रयोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है। संरचनात्मक उपागमय क्रियते। संरचनात्मक का उपागम क्या है। वाक्य संक्षिप्तीकरण करना, वाक्य नाम संरचना, वाक्य की संरचना करना। संरचनात्मक को उपागमेन या संप्रेषणात्मक उपागम, तो क्या होता है वाक्य की संरचना है वो इसके अंदर होती है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है। आगमन उपागम इत्येन अभिप्राय। आगमन उपागम का क्या मतलब होता है, अभिप्राय क्या होता है। व्याकरण शिक्षण नियमान स्पष्टीकरण करना, व्याकरण शिक्षण के अंदर नियमों का स्पष्टीकरण करना, उदाहरण नियम सिद्धांत स्पष्टीकरण करना, व्याख्यान भाव स्पष्टीकरण करना या भाषा दक्षता आंकलन स्थापित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आंकलन का मतलब उदाहरण से नियम की ओर सिद्धांत की ओर स्पष्टीकरण करना होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने संस्कृत के 30 प्रश्न है वो भी कर लिए हैं। तो आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। हम इन मॉडल पेपरों का है ऐसे ही निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 10 साल के रेट के जो प्रश्नों की तुलना करके वहाँ के उसके बाद हम सिलेबस में से प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है सभी के लिए। तो आगे की मॉडल पेपर की चर्चा है अगले मॉडल पेपर के हम अगले के साथ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।